नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ में आज विष्णु राज शुरू हो जाएगा। आज से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, वो आपको बता दें। उसके बाद सीधा छत्तीसगढ़ का भी रुख करेंगे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज पहली कैबिनेट है। शाम 5 बजे यादव कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लग सकता है। मांस विक्रय की फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आज मोहन यादव। मांस मछली खुले में अब नहीं बिक पाएगी, इस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है मोहन सरकार। पहली कैबिनेट में पहला ही बड़ा निर्णय, और इस निर्णय को भी अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा होगा। बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं पहली कैबिनेट को लेकर, और इस निर्णय को लेकर हम जानकारी लेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, मोहन सरकार की पहली कैबिनेट और पहले ही दिन में एक बड़ा निर्णय वो लेने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? मांस मछली अब खुले में नहीं बिक पाएगी, प्रतिबंध लगाने जा रही है मोहन सरकार इस पर। जी देखिए, लंबे समय से मांग की जा रही है, क्योंकि इसको लेकर कहा जाता है कि हिंदू लोगों की भावना आहत होती है। और भोपाल या देश के मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में हम देखें तो हर गली मोहल्ले में मांस की अवैध दुकानें खुल गई है, जहाँ पे अवैध रूप से मांस, मछली और मुर्गा आदि मांसाहारी चीजों की बिक्री की जाती है, और खासतौर से खुले में। और इनमें से ज्यादातर के पास अनुमति भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि जिस संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव का चयन किया गया है, उन्होंने उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक में जो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे होना, उसमें सबसे पहला यही है कि जो बिना अनुमति के पशु और उनका मांस और मछली के विक्रय में प्रतिबंध लगेगा, उसकी फाइल पर वो साइन करेंगे। इसके साथ ही दूसरा बड़ा एजेंडा कि सभी शहरों में 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंदर साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा एक ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही इस कार्रवाई में नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय प्रशासन, ये सारे लोग शामिल होंगे। और जो मांस की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगना है, उसमें जो भी आदमी नियम विरुद्ध बिना अनुमति के पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में 2 दशक से मुद्दा बना हुआ है, 4 महापौर आकर जा चुके हैं, और हमेशा कहा जाता है कि खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का कार्रवाई होती है, वो बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह हम दर्शकों को बता दें कि हाल ही में राजस्थान में जो 2-3 बाबा चुनाव जीते हैं, उन्होंने जयपुर में इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा था और ये कहा था कि खुले से मांस मछली की बिक्री में प्रतिबंध लगाया जाए। और इसके पहले नवंबर में हमने देखा था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कह सकते हैं कि जो 3 राज्यों का एजेंडा भी हमको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान की बात हो रही है और मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान में अभी कैबिनेट का गठन हुआ नहीं है। वहां जैसी मंत्रिमंडल का चयन होगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, तो संभवतः इसी एजेंडे पर वो भी आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो साफ सफाई की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम एजेंडा है कि देश भर में साफ सफाई रहे। उन्होंने शौचालय बनवाने की कार्रवाई की, उन्होंने खुद सफाई अभियान की शुरुआत की है। तो हम देख रहे हैं कि इंदौर देश में नंबर 1 लगभग 6 साल से बना हुआ साफ सफाई के मामले में। भोपाल स्वच्छ राजधानी बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी गली मोहल्लों में भी कुछ कचरे के ढेर हैं। तो इसको एक अभियान के तहत इसको सफाई की तरह लिया जाएगा, और इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो वायुमंडल खराब हो रहा है धूल धुएं के कारण, उन सब पे रोक लगाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आज की पहली कैबिनेट की बैठक में लिया जा रहा है, क्योंकि उसके पहले हमने देखा था जब कोरोना काल में शिवराज सिंह बने थे, तब ऐसा कोई मामला सामने नहीं था। और उसके पहले जब कमलनाथ बने थे, तो हमने देखा था कि उन्होंने किसान कर्ज माफी की पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक नया तरीके का मामला हम कह सकते हैं कि जिसमें सरकार एक नए एजेंडे पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में इसी तरह से चौंकाने वाले डिसीजन लगता है मोहन सरकार में सीएम मोहन लेने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी मोहन सरकार की, और पहली ही बैठक में बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जिसमें मांस मछलियों के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और भी बड़े निर्णय लेकर मोहन सरकार पहली कैबिनेट में चौंकाने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विष्णु देव साय, यानी गढ़ में विष्णु होंगे देव। और शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में होगा। उस सेरेमनी शुरू होने जा रही है। थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समारोह स्थल पर कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। मंच पर विशेष सजावट की गई है। तमाम विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ से तमाम मध्य प्रदेश में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो तमाम दिग्गजों का जमावड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी में था और यहीं से चॉपर उड़ा और छत्तीसगढ़ में पहुंचा। लेकिन 2 बजे जो कार्यक्रम होने वाला था वो 4 बजे होने वाला है। तो कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसमें विष्णुदेव साय, अरुण साव और साथ ही आपको बता दें विजय शर्मा शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। मंच पर पारंपरिक नृत्य करते हुए कलाकार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से नजरें दौड़ाइए तो जितना दूर तक नजरें जाएंगी वहां तक कार्यकर्ताओं की बैठक का इंतजाम है। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। उस सेरेमनी में तमाम लोगों के पहुंचने की व्यवस्था और जगह जगह एलईडी से व्यवस्था की गई है ताकि शपथ ग्रहण समारोह को गांव अंचल में बैठा हुआ हर नागरिक देख भी सके। और चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज चर्चा भी जरूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार को समझने की कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ की नई कैबिनेट को समझने की कोशिश करेंगे। नई कैबिनेट में कौन वो मिनिस्टर्स होंगे जिन्हें पोर्टफोलियो वितरण होगा और कौन से अहम पोर्टफोलियो किसके पास जाने वाले हैं, यह भी जानने की कोशिश होगी। अनुमान ये कि गुजरात फॉर्मूला अपनाने जा रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे इस वक्त मंच पर कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद राहुल टेकरिया जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से, बहुत स्वागत। अनुभव चरण शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नंदलाल, जल्दी से बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मंच पर, मंच के आसपास, और जो मेहमान हैं, जो वीवीआईपीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कौन कौन अभी छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंच चुका है? नंदलाल। नंदलाल, आवाज नहीं आ रही आपके में। नंदलाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो समारोह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे पहले, जो मंच जिस पर विराजमान होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो मंच भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आवाज आ रही है क्या नंदलाल? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। आपका डिवाइस देखिए जरा, अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम जाएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी कांग्रेस से। ठीक है, लौटूंगे अब नंदलाल आपके पास। राहुल टेकरिया जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। राहुल टेकरिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राज्य की आवाम में खुशी है, जाहिर है नया मुख्यमंत्री उन्हें मिल रहा है और बखूबी जातिगत समीकरणों को साधते हुए मुख्यमंत्री चुना है आपने। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम भी बहुत संभल कर सधी हुई चाल के साथ चुने हैं। अब आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट बनेगी वो भी बहुत सोच समझ कर बनाई जाएगी। शुभकामनाओं के साथ सर टिकरिया जी। बिल्कुल पारुल जी, और समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, आज छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही सरल और सहज हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के रूप में मुख्यमंत्री जी आज शपथ ग्रहण करेंगे। और साथ ही इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और देवतुल्य मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पुनः विश्वास किया और प्रचंड मतों के साथ में आज हमें सरकार पर बैठाया है। आज विष्णुदेव जी साय जी के साथ में डिप्टी सीएम के रूप में अरुण साव जी और हमारे विजय शर्मा जी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समस्त देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य को अटल जी ने अलग किया और एक अलग राज्य का दर्जा दिया, उसको देखते हुए हमारा जब चुनावी स्लोगन था उसमें स्पष्ट था कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास किया है और निसंदेह इस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ में अब छत्तीसगढ़ का पुनः उद्धार किया जाएगा। पुनः विकास का जो काम है जिसे कांग्रेस की सरकार ने किया था
उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा ध्येय होगा पहले तो दो में सबसे पहला, हमने जो दो पूर्व की सरकार में जो गलतियां हुई थी कि हमने किसानों को 2 साल का किया, उसे पास नंबर को दे जा रोज हाँ वो की तारीख का सरकार बने किया जाता है। जाहिर है एक बड़ा दिन है और क्योंकि जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है तो आपका ये मानना है कि जो भी चीजें हैं उनको दुरुस्त करते हुए अब सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी और विष्णु का राज होगा। विष्णु सरकार किस तरह से काम होगी तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लौटूंगी, अगला सवाल भी मेरा होगा आपसे। फिलहाल अनुभव जी के पास जा रहे हैं। अनुभव शुक्ला जी, आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि आज शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े नाम यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े बड़े दिग्गज यहां पर दिखाई दे रहे होंगे जहां आज विष्णु शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 2 मुख्यमंत्रियों के साथ ये भी खबरें कि हो सकता है मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाएं, लेकिन मंच को देखकर आकलन किया जा रहा है कि शायद आज मिनिस्टर्स को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। कैसे देख रहे हैं आज का दिन? सबसे पहले तो पारुल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। राहुल जी को भी नमस्कार और राहुल जी को शुभकामनाएं और बधाई। उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार अभी कुछ ही देर में बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलाई, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उन कल्याणकारी योजनाओं को उसी स्तर से आगे ले जाने का प्रयास करेंगी। यदि वो उस प्रयास में और सर्वप्रथम उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, चाहे 2 साल का बोनस की बात हो, चाहे 3100 धान के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे अन्य वादे होंगे, उनको अगर वो पूरा नहीं करती हैं तो हम बिल्कुल चौकीदार की तरह, जनता की आवाज की तरह, बिल्कुल पहरेदार की तरह सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज इनके नेताओं तक, इनके मंत्रियों तक, इनकी सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष की हम भूमिका निभाने की पूरी शिद्दत से प्रयास करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सर एक तरफ विष्णुदेव जो हैं शपथ लेंगे और दूसरी तरफ अभी भी आपके यहाँ चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। देखिए, इस दौरान जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान विधायक दल की यहाँ बैठक कांग्रेस भवन, कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है और इस चर्चा का विषय प्रमुख रूप से यही है कि आगे की रणनीति अगले 5 सालों के लिए विपक्ष के रूप में किस प्रकार से हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। चाहे उसमें विधायक दल का नेता चुनने की बात हो विपक्ष के लिए, चाहे और भी अन्य मुद्दे हो, लोकसभा का चुनाव हो सकता है, इन चीजों को लेके ही चर्चा चल रही है। और कुछ समय में, कुछ थोड़े समय के बाद हम भी अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे और जनता की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, प्रयास जारी रहेगा। उद्देश्य जनता की सेवा करना है, वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, वो उद्देश्य हमेशा पूरा करने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा कांग्रेस पार्टी द्वारा। नंदलाल जुड़े हुए हैं। नंदलाल, जरा जल्दी से अपडेट कर दीजिए दर्शकों को, क्या कुछ जानकारियां अभी लेटेस्ट आपके पास आई हैं? जी, जो है सांसद सरोज पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान स्थल पर आगमन हो गया है। उनको लाने के लिए स्वागत के साथ, गाजे बाजे के साथ वहां पर जो है नृत्य करते भी नजर आ रहे हैं लोग। वहां पर काफी ज्यादा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सरोज पांडे वहां पर लाने के लिए गए हैं उनको, और मंच पर आसीन है। पूर्व से ही आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गोवा के मुख्यमंत्री हैं और विश्वा है, सावंत हैं, तो ये तमाम जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी रायपुर आगमन कर चुके हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा जा रहा है। 3 डोम बनाए गए हैं और लगभग 50,000 के संख्या में कार्यकर्ता पूरे आए हुए हैं और पूरे रोड मैप तैयार किया गया है उनके आगमन का, और काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 5 साल के अंतराल के बाद फिर से अब सत्ता वापसी कर ली है और इस प्रकार से खासा उत्साह देखा जा रहा है। और पहले डिप्टी सीएम का जो है पद लाए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मंत्रिमंडल का चूंकि अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल को अभी शपथ ग्रहण नहीं कराया जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और
विजय शर्मा, दोनों को यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। पूरे केंद्रीय मंत्री के साथ यहाँ पर मंच पर आसीन होने वाले। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का यहाँ मंच पर आगमन होगा और तमाम जितने भी दिग्गज नेता मंत्री आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन की बात करें, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की, तमाम नेता मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। 5 वर्ष तक विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही, जिस प्रकार से 2018 से करारा हार मिलने के बाद जिस प्रकार से 54 सीटों पर आकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तमाम दिग्गज नेता मंत्री मौजूद हैं मंच पर। पूरे चेहरे लोगों तो में बड़े ही खासा खिले हुए हैं उत्साह आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। बीजेपी खेमे में आप अगर अंदर अगर कोई ऐसा डिवाइस होता कि अंदर की खुशी चेक कर ली जाए तो समझिए वो डिवाइस का मरकरी या मीटर उड़ जाता। इतनी खुशी है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सीधा आप जंप मारे हैं छत्तीसगढ़ में सीटों के मामले में। उम्मीद नहीं थी, खुद कार्यकर्ताओं को मायूस बैठे हुए थे कि भाई साहब गई सरकार, लेकिन जैसे ही नतीजे आए वैसे ही क्यों राहुल जी चेहरे खिलखिला उठे। और विष्णुदेव साय जी को जब बनाया गया तो और भी खिलखिला उठे, बोले लोकसभा चुनाव में भी हमारी जीत हो रही है, ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बहुत ही अच्छे से जो है जातिगत समीकरणों को साधा है। जब 2024 की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं और जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं उनको साइड करते हुए आपने जो नेताओं को चुना है, वाकई काबिले तारीफ। और इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है कि चौंकाने वाले निर्णय आपने तीनों राज्यों में किए। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है सर कि क्या वाकई जो जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस का था उसने आपको जातियों के मुख्यमंत्री लाने के लिए मजबूर कर दिया? राहुल जी। जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के झुंझुने वाले घोषणा पत्र के चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता ठगी गई, कांग्रेस सरकार बैठा लेती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने किया। और उसी के स्वरूप देखिए हम कहां 14 से आज 54 तक पहुंच जाते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है और पुनः विश्वास किया है। हम आपको आश्वस्त करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अब मोदी जी की गारंटी के तहत जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है वो अक्षरशः उस पर पालन करें और मोदी जी की गारंटी के साथ में छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य रुका हुआ था उसे आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का विषय है, मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से उस विषय पर नहीं जा रही, लेकिन कोई भी राजनीतिक जो पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में पर रख कर अपने नेताओं का चयन करती है और उस प्रकार से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का गठन किया जाता है। उसी ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यहाँ पर जातिगत समीकरण के चलते ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, न कांग्रेस के किसी दबाव पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक पर चलती है और अपने ट्रैक के आधार पर ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और आगामी मंत्रिमंडल का चयन किया जाएगा। अच्छा, ये भी दिलचस्प है, जिन्हें पहले हटाया गया, कुर्सी से उतार दिया और जिनकी जगह पर जिन्हें लाया गया अब उनको दूसरे नंबर पर बिठा दिया गया और जिन्हें हटा दिया था उन्हें लाकर पहले नंबर पर बिठा दिया गया। विष्णुदेव साय पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ले ली, रहने दीजिए भाई साहब नहीं संभल रहा, और फिर उसके बाद उन्हें अब 1 नंबर पे लाकर और जिन्हें पहले प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी उनको भी बना के 2nd नंबर पे रख दिया। यानी उनसे जो परिस्थितियां संभली छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई कि उसको तो जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अभी दोबारा जीत का कारण ही बन गई है। कहिए ओबीसी के सामने ओबीसी उतार दिया और बड़े चेहरे को ध्वस्त भी किया। लेकिन ये सवाल उठ ही रहा है सर कि अब जब रणनीति चली रही है और बड़े बड़े नामों को आपने विधानसभा में ही उतार दिया है तो लोकसभा में बड़े नाम का क्या करेंगे फिर? मतलब अब झारे तो सारे आपने छत्तीसगढ़ में ही ले आए थे, अब कई सारे नाम आपको नए भी उतारने पड़ेंगे। या कैबिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप जातिगत समीकरण साधेंगे। 24 में ले जाइए तो बड़े बड़े नाम, यानी अब लोकसभा सीटों के लिए किन किन प्रत्याशियों को उतारेंगे, नए ढूंढेंगे या फिर 2nd जो लीडरशिप है वो तैयार करेंगे लोकसभा के लिए भी, क्या कीजिएगा? बिल्कुल पारुल जी, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता भी बहुत खास। जेपी नड्डा भी मंच पर पहुंच गए, मंच की तस्वीरें अब हम दिखाने लगे हमारे दर्शकों को। मैं आ रही हूं आपके पास राहुल जी, तो ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे दिखने के सीधा नीचे थोड़ी सी नजर डालिए तो एक तस्वीर आपको दिख रही है विंडो में, वो मंच की तस्वीर है। और आप समझ सकते हैं ये मंच की जो तस्वीर है जहां पर सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
जेपी नड्डा साहब, राज्यपाल और तमाम लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मंच पर तमाम मेहमान अब दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, और ये तस्वीरों के साथ ही हम चर्चा भी करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को हर एक तस्वीर जो है सबसे पहले हम दिखा सकें। तो बड़े बड़े नामों की मौजूदगी तो है यहाँ पर, और उसी के साथ थोड़ी ही देर में विष्णु साहब यहाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, यानी ओथ सेरेमनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए राहुल जी, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। बिल्कुल पारुल जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी कभी भी अपने काम के दम वही पर मेरा खास सवाल कार्यकर्ता इसलिए था कि सामान्य कार्यकर्ता को भी आप सरताज बना लेते हैं, तो लोकसभा में भी वो सामान्य कार्यकर्ताओं को ही मौका देंगे क्या, या ये इसलिए ये सवाल था? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी आप देखिएगा चौंकाने साय वाले साहब मंच चेहरे। पर पहुंच गए, विजय साहब भी मंच पर पहुंच गए, दो डिप्टी सीएम और विष्णुदेव साय के साथ टीम विष्णु तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये मंच की तस्वीरें मेरे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां मंच पर देखिए तो मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम विजय साहब और अरुण साहब हमारे साथ हमें दिखाई दे रहे हैं मंच पर। ठीक है, कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। अनुभव जी, जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आपकी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर मीटिंग चल रही है। इधर मंच पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अब थोड़ी देर में ओथ सेरेमनी शुरू हो जाएगी। ये पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस ने तमाम वादे किए, आखिरी में जो महिलाओं को लेकर भी बात योजना थी उसको भी डाल दिया, और उसके बावजूद भी हाथ से सत्ता खसक गई, और एक दो नहीं सीधे 14 से 54 पर बीजेपी आ गए, अब 67 से 35 पर खसक गए। ये भी पूछा जाने लगा है कि क्या वाकई अब छत्तीसगढ़ में भी जनता जो चाहती है 5 साल में बदलाव चाहेगी, रिपीट आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी सवाल पूछा। हमारे साथ महेश कश्यप जी भाजपा से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत महेश कश्यप जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे तो प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनुभव जी। और नागेंद्र जी, आप ही से शुरुआत कि छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, 2 उप मुख्यमंत्री भी मिल गए हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि 10 मंत्री शपथ लेंगे वो ना हो पाया सर, और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो नाम भी शामिल कर लिए जाएंगे, कैबिनेट के नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बड़े चेहरे हैं और ये भी माना जा रहा है कि सबको करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम 24 के लिए बीजेपी की चाल देख रहे हैं, जो चली जा रही है, जिस तरह की नीति वो अपना रहे हैं, ये माना जा रहा है कि तैयारी मंत्रिमंडल में 24 की चल रही है। नागेंद्र जी, अभी देखा आपने शपथ लेते हुए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, तैयारी 24 की चल रही है। इस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम घोषित किए गए, और ये बहुत ही सीधे सरल सौम्य चेहरे के साथ मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गए हैं। और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, विजय शर्मा बहुत ही आप देख रहे हैं कि युवा हैं, तो अब प्रदेश की जो कमान है ऐसे नेतृत्व को मिलने जा रही है। तो जो लोगों के जो काम काज थे, प्रदेश के विकास के काम थे, वो अब मुझे लगता है कि द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जनता में भी बड़ा उत्साह है। मोदी मैजिक यहाँ पूरी तरीके से चला है। मोदी ने जो भरोसा दिलाया था, जो गारंटी की बात कही थी, उससे जनता ने सिर आंखों पे दिया है, और बड़ी विनम्रता से मंच से नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पूरी तरीके से झुक के जनता का आभार भी व्यक्त किया। ये बड़प्पन को दिखाता है। उन्होंने इसी ग्राउंड पर कहा था कि मैं आप हमारी पार्टी को विजय दिलाइए, और मैं यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। और ये लम्हा उसी बात का गवाह बन गया आज कि वो दोबारा से यहाँ आए, और उन्होंने जिन्हें बुलाया था वो सब उनके सामने थे। जी, बीजेपी की 24 की तैयारी, और कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि आज जो है नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा, ऐसा कांग्रेस का बताना है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अभी हो सकता है एक और मीटिंग करनी पड़े कांग्रेस को, और इस मीटिंग में नाम दिया जाए कि हम आगे के 5 साल किस तरह से काम करेंगे, ये बता रहे थे। सवाल ये है नागेंद्र जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि
जो चौंकाने वाले निर्णयों के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, यहाँ भी चौंकाने वाली चीजें सामने आई थी और ये माना जा रहा था कि ना केवल हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम कांग्रेस की बात करते हैं, देश में कांग्रेस एक हवा के रूप में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, हालांकि ये माना जा रहा था कि जो 3 राज्य हैं यहाँ पर इनका जो ये नारा था या ये जो फॉर्मूला था जिसके तहत 24 को लेकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये यहाँ 3 राज्यों में हारकर उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये माना जा रहा था। क्या आप मानते हैं 24 की रणनीति जातियों के साथ ही आगे बढ़ेगी? कांग्रेस को भी इसी तरह आगे चलना चाहिए या चल रही है कांग्रेस, माफ कीजिए, और अब हम बीजेपी को भी देखते हैं, कांग्रेस ने जो पत्ता फेंका उसका तोड़ बीजेपी ने फेंक दिया है। ठीक, अब बीजेपी ने जिस तरीके से शिकस्त दी है इस मुद्दे पे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब रणनीति तो बदलना पड़ेगा। वो बैकफुट पे जाएगी और नए सिरे से इन चीजों पे विचार मंथन करेगी, क्योंकि जनता ने इन सारे मुद्दे को बुरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि लोग अब जात पात के प्रपंच में नहीं फंसना चाहते, वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और विकास तो भूपेश सरकार में विकास की कौन सी कमी हुई जो अगर जनता अगर जातियों पर नहीं जा रही है, तो भूपेश सरकार में विकास में क्या कमी आपने देखी? आपको लगता है कि जो मुद्दे उठने चाहिए थे बीजेपी उसे उठाने में कामयाब रही, या फिर अमित शाह साहब ने जो कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में पूरा फोकस डाल दिया वही भारतीय जनता पार्टी के लिए चमत्कार साबित हुआ? ठीक, देखिए बीजेपी ने 15 साल लगातार शासन किया, आखिरी के 2 साल उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो जनता को रास नहीं आ रही थी। जाहिर है कि सत्ता बदली और कांग्रेस को सत्ता मिली, स्वाभाविक रूप से उन्हें जन सेवा करनी थी, विकास को गति देना था, जनता के काम काज जो अटक रहे थे या जहां पे उन्हें निराशा थी सरकार से उसे पूरा करना था। सरकार की योजना निसंदेह बहुत अच्छी थी, लेकिन वो तमाम योजनाएं जो है कागजों पे साबित हुई, उनका जमीनी स्तर पे कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं दिखा। और सबसे बड़ी चीज, इसके जिम्मेदार लोगों ने इसके संबंध में कभी फीडबैक नहीं लिया, जनता के बीच जाके बात नहीं करी। आखिरी के समय में, आखिरी के वर्ष में जब इस पे लोगों ने सूद ली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जनता का मन बदल चुका था। इस दौर में बीजेपी जो है वो लगातार ग्राउंड लेवल पर पहुंची, उन्होंने जनता के बीच लगातार संवाद स्थापित किया और शायद मुझे लगता है इसी की परिणति है कि आज बीजेपी को इतना प्रतिशत मिला, भारी बहुमत से वो सत्ता में वापस आ गई। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ। शुक्ला जी, हाल ही में राहुल जी का बयान आया था और उसमें वापस उन्होंने 3 राज्यों के हार के बाद भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और ये भी माना गया कि इस मुद्दे को बीजेपी आपसे हाथों हाथ ले रही है, क्योंकि आपने वहां यूपी में अखिलेश जी ने कहा पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी भी कह दिया उसको, तो आदिवासियों के साथ अगर बीजेपी ने इस पॉलिटिक्स को समझा तो पिछड़े, दलित, आदिवासी मुख्यमंत्री उतार दिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर 24 की बात करें तो आपको लगता है कदम संभाल कर रखना पड़ेगा? ये देखिए ना, ये तस्वीरें जहां पर विष्णुदेव साय, ये पिछले अगर 2018 में देखे तो यहाँ पर भूपेश साहब बैठे हुए थे और इतने आश्वस्त नजर आ रहे थे। हम जब प्रचार प्रसार सुन रहे थे तो इतनी कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर आ रही थी, इतने कॉन्फिडेंट खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब नजर आ रहे थे। वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई, समीकरण सारे बिखर गए आपके, और अब 24 के लिए भी आप उसी रणनीति के साथ जाना चाह रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें आपने छुई हैं और नागेंद्र जी की बात को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। और देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जब भाजपा की सरकार 15 साल की कुशासन भरी चली, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी है, हमको 5 में से 2 साल तो कोरोना के काल में हमारे बाकी योजनाओं को थाम के कोरोना पे फोकस करने में हमारा समय प्रमुख रूप से गया था। ज्यादा समय हमको नहीं मिल पाया। उसके बावजूद भी 3 साल, 3-3.5 साल जितना हमको प्रमुख समय मिला, हमारी योजनाओं ने जनता को हित पहुंचाया है। चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे और अन्य वर्गों को न्याय दिलाने की बात हो। इसी का नतीजा है, आप खुद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे पारुल जी, मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता मजबूर हो गए थे छत्तीसगढ़ियावाद को अपने घोषणा पत्र में देने के लिए, किसानों की, दलितों की, आदिवासियों की बात करने के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस की घोषणा पत्र का नकल करने का प्रयास उनको करना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही थी। जहां तक आप हार की बात कर रही हैं,
तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी हार हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें पूरा विश्वास था हम जीतेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां 12 वोट, 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 1000 वोट बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो वोट शेयर है वो भी अभी भी बहुत मजबूत है। तो जनता हम पे भरोसा तो अभी भी करी है। निश्चित तौर पे कुछ समीकरण हमारे कुछ चूके होंगे, हमारी कुछ जो तैयारी है उसमें कुछ किसी प्रकार की चूक रही जो हम जनता तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है। हमारी घोषणाओं को और हमारी योजनाओं को ही इन्होंने नकल करने का प्रयास किया, चाहे वो महंगाई की बात हो, समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे मातारियों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो। 3100 का जो ये समर्थन मूल्य दे रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के कारण है। छत्तीसगढ़ मातारी की आज जो ये याद कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के कारण है। बहरहाल अब जो हो चुकी हैं चीजें वो तो हो ही चुकी हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपने भी कहा शुक्ला साहब कि विपक्ष में बैठने का मौका आपको मिला है 5 साल सरकार चलाने के बाद, यानी उन 5 सालों में आप कांग्रेस के काम को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, नहीं समझा पाए। अब आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है दोबारा से, चूंकि जनता ने चुना है, जनता का फैसला है और जनता ने आपको वोट भी किया है। यानी आप ये मान रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हर एक पत्ते के ऊपर बड़ा पत्ता बीजेपी ने फेंका है। यानी हर एक रणनीति का तोड़ भाजपा आपके सामने फेंकती गई और उसे आप समझ ही नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंस में नजर आए, आपने सोचा कि बैटिंग ऐप मामला शायद उसको आप जनता को समझाने में कामयाब हो गए। उसने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग कर ही दिया इस पूरे मामले में। तो कई सारे मुद्दे थे जहां आप एक पत्ता फेंकते थे, बीजेपी उसका तोड़ फेंक देती थी, ये मानकर चलिए। और अभी भी आप वही कर रहे हैं। आप 5 साल नहीं समझा पाए छत्तीसगढ़ में, जबकि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में माने जा रहे थे भूपेश बघेल साहब। ये माना जा रहा था निकाल लेंगे छत्तीसगढ़ को, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां रह गई। क्या जो धर्मांतरण का मुद्दा जंप कर रहा था छत्तीसगढ़ में वो आपको ले डूबा है? क्या जो आपके अंदर खाने जो लड़ाइयां चल रही थी 2.5 साल वाली बात पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ ने सुनी है? बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया टीएस सिंहदेव साहब को, ये भी अंदर खाने बाहर निकलकर बातें सामने आ रही है कि टीएस सिंहदेव साहब की हार नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की तैयारी में किसी प्रकार की जनता तक पहुंचने में कमी रही है। अब उसकी समीक्षा हो रही है, बैठकें हो रही हैं, आपस में कार्यकर्ताओं के बीच, चाहे नेताओं के बीच चर्चा हो रही है और ये चर्चा करी जा रही है कि किस कारण से चूक हुई और कहाँ पे चूक हुई है। आपका जो ये कहना है कि इस प्रकार की बातें हुई, उस पर मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता। बाकी आपने जो गुजरात फॉर्मूला की बात आपने इस चर्चा की शुरुआत में करी थी, उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालने का प्रयास जरूर करूंगा कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रांत में जितने भी सामंत थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे अन्य नेताओं हो, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, चाहे राजस्थान के, उन सामंतों को अलग कर दिया गया है। किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी रो रहे थे, अपनी खुली चेतावनी देते हुए नजर आए, जो बोल रहे हैं कि अपने लिए मांगने से पहले कि मैं ऐसा कर लूं, चाहे इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, इससे दिखता है कि अब क्या है कि लोकतंत्र जो है अब भारतीय जनता पार्टी में बचा नहीं है। सिर्फ ऊपर जो 2 व्यक्ति बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो तय करेंगे और उनके हिसाब से पार्टी चलेगी। ये चीज जनता के सामने आ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये निर्णय इनको 2024 तक किस प्रकार से लेके जाता है। कांग्रेस पार्टी हर कदम पे जनता की आवाज उठाएगी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार के प्रयास हो सकते हैं करेगी, और किसानों का, गरीबों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, जो भी वंचित वर्ग है, उनका मुद्दा उठाने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता की सेवा है, चाहे सत्ता मिले चाहे विपक्ष। ठीक है, आपने कहा कि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाने का आप काम करेंगे, लेकिन अब आने वाले समय में, चूंकि जब सत्ता में आप थे तब आपको बखूबी जनता की सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन जनता ने आपको क्यों दोबारा मौका नहीं दिया, उस पर तो वाकई मंथन होने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए कई बड़े मैसेज जा रहे थे दूसरे स्टेट्स में भी। वहां पे मिलेट्स को लेकर जो बढ़ोतरी दी गई मिलेट्स को, उसमें भी उसको भी लेकर तारीफें हो रही थी। प्रधानमंत्री साहब ने खुद तारीफें की, आप लोगों को अलग अलग अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता अगर नकार गई कांग्रेस को, तो क्या घोर बड़ी वजह रही होगी। मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश कश्यप जी, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपको बधाई क्योंकि आपके मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है। गुजरात फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कश्यप साहब
कि आप कश्यप साहब अभी कह रहे शुक्ला जी कि आप आने वाले समय में गुजरात फॉर्मूला अपनाएंगे, सिर्फ 2 की चल रही है आपकी पार्टी में, बाकियों को सब मौरों को आप खुद ही वहां बैठे हुए 2 लोग इतर उतर कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर। क्या जवाब है आपके पास इसका? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी हाँ। एक विचारधारा से, एक राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर पैदा हुई पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे। इस प्रकार से भारत माँ को हम माँ मानने वाले हैं और इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सभी को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी काम करते आई है और जिसके चलते इस देश के सभी समाज के मतदाताओं ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया और 138 साल लगभग पुरानी कांग्रेस पार्टी को और 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस देश के जनता ने नकार दिया है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 2001 में सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का सौगात दिया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार 3 वर्ष चला, लेकिन उसके बाद 2003 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगा कि डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से हम लोग हरा नहीं सकते, इसीलिए कोई मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने लोभ लुभावने वादे पे चुनाव लड़ा, जिसके दम पे उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन मात्र 5 साल में छत्तीसगढ़ के जनता ने पहचाना कि ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है, इसका नीति क्या है। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ का आदिवासी समाज हो, दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, उनके साथ क्या व्यवहार किया, किस टाइप का उनके साथ वोट बैंक का राजनीति करते रहा है। इसीलिए मात्र 5 वर्ष में उनको सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ का जनता तैयार रही। और अभी शुक्ला जी बोल रहे थे कि हमारी नकल करके इन्होंने घोषणा पत्र लाया। उनको अंशुल मिश्रा जी को मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हमने संकल्प पत्र लाया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भूपेश है कि भरोसा है कि नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को ये लोग अपने आप को छत्तीसगढ़ के सर्वा मानने वाले लोगों को हमारा संकल्प पत्र का इंतजार करना पड़ा और हमारा संकल्प पत्र के मुकाबले धान में 3100 रुपया की जगह में उन्होंने 3200 रखा। हमारे गृह महतारी योजना के मुकाबले में वो 12 के जगह में 15,000 रखा। उसके बाद भी ऐसे हमारे जितने भी संकल्प पत्र के मुकाबले उन्होंने जो हमसे चुरा के, हमसे नकल करके वो करने का कोशिश किया, लेकिन छत्तीसगढ़ का जनता ने ठान लिया था। इसलिए भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंक दिया और आज हमारे विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय अरुण साव जी, विजय शर्मा जी शपथ ले चुके हैं और आने वाला समय में मंत्रिमंडल का गठन होगा और हम आने वाला समय में चाहे लोकसभा हो या जितने भी चुनाव होगा, कांग्रेस को इस देश से हमारे सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, और ठीक उसी तरह कांग्रेस बनने का दिखने लगा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हमारी चिंता करने का जरूरत नहीं है किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन बनाएंगे, कैसा चलाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को अपना अंदर झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक गांधी परिवार के इशारे पे, गांधी परिवार के दम पे इस देश में चलने वाली पार्टी है। उनके तरह हमारे मोदी जी और अमित शाह जी को ऊपर आरोप न लगाएं, क्योंकि हमारा मोदी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नीति रहा है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान भी मुख्यमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। कांग्रेस में गांधी परिवार का आशीर्वाद के बिना कोई कुछ नहीं बन सकता और गांधी परिवार के दम पे इन्होंने आज तक राजनीति करते आए, लेकिन देश की जनता नकार चुकी। इसलिए हमारे बारे में चिंता न कर तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो बात रख रहे हैं आप, इसमें लोक लुभावने से मैं शुरू करूं। जो आपने कहा कि लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं या फिर जो फ्रीबीज, जिन्हें हमने मीडिया में उसे फ्रीबीज के नाम से भी कहा गया, और ये कहा गया, ये पूछा गया कि अब इनके सामने चुनौती है, तमाम विष्णु साहब के सामने तो एक बिग चुनौती है कि कहाँ से देंगे आप 500 रुपये का सिलेंडर, कहाँ से आप इतना जो आपने योजनाओं का अनाउंसमेंट कर दिया है, महतारी वंदन स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना, छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस, अगले 2 साल में 1 लाख सरकार, तमाम गारंटियां हैं। सर मैं आपके पास आ रही हूँ नागेंद्र जी। तो इन गारंटियों ने, मोदी जी की गारंटी के पास लोगों ने अपना अट्रैक्शन दिखाया। ये कहा गया कि मोदी जी ने कहा है कि गारंटी की गारंटी हूं मैं, तो मोदी गारंटी को पब्लिक ने स्वीकार किया, ये माने। और अब चुनौतियां इनके सामने ये भी आ गई हैं नागेंद्र जी कि ये सारा हमने कह तो दिया है,
इनको करने के लिए कितना बजट चाहिए, और उस बजट को कहाँ से काट कर निकालेंगे, और दूसरा कौन से डिपार्टमेंट पर उसका फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें भी हैं। सरकार में आ तो गए हैं, लेकिन कांटों भरी कुर्सी, कांटों भरा ताज भी मिला है, तो उस पर भी पॉलिसीज बनानी होगी, स्कीम बनानी होगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बैठकर गुणा भाग करना शुरू कर देना होगा अभी से ही। बिल्कुल। देखिए, चुनाव में आजकल जो प्रवृत्तियां बढ़ गई लोक लुभावन वायदों की, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिस्टम का आप कह लीजिए कि इसको कमी ही कह लीजिए। लोगों की राजनीतिक चेतना बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोग लुभावन वायदों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए मोदी जी अपने भाषण में बार बार उन्होंने जो बंटवारा किया है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो सबसे गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनके विकास की बात होती, महिला सशक्तिकरण की बात होती, तो जो भी इस तरीके की योजनाएं हैं उनका मुझे लगता है कि भली भांति विश्लेषण करके उसको टॉप प्रायोरिटी से करने का पूरा कामकाज ही प्रशासन जो है वो करेगा। नई सत्ता जो आएगी वो पूरा उस ढंग से उसका सारा आकलन करेगी और उसको लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बात जो की गई है उसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस जो है वो भी प्रतिपक्ष के अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। उसने बहुत सारे ऐसे पुख्ता काम किए हैं जिसमें जनता के बीच अच्छा उसका प्रभाव भी रहा है, तो वो भी भरसक उनका भी प्रयास रहेगा कि वो जो मुद्दे हैं वो जीवित रहे, आम जनता के हितों की बात होती रहे, क्योंकि आगे चल के अभी लोकसभा चुनाव भी है। तो इस कसम कसी के बीच बेहतर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार जब खत्म करने की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि बजट में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान आएंगे। विकास कार्यों की प्राथमिकता आम जनता खुद भी चाहती है। आम जनता को चाहिए बेहतर सड़कें, पेयजल, ये सब महत्वपूर्ण है। गांव के कई इलाकों में अभी भी बिजली, सड़क, बिजली, पानी के साथ घर भी देना होगा, मैतारी को भी देना होगा, बंधन स्कीम चला दी है, सब करना होगा। क्योंकि आपने भी ये कहा था कि भूपेश साहब ने घर नहीं दिए हैं जनता को, उसमें जो केंद्र का अंश है वो केंद्र भेज रहा था, लेकिन राज्य उसको जमीन पर नहीं उतार रहा था। ये तमाम आरोप जब लगाए हैं तो उन आरोपों के साथ अब आप क्या करके दिखाएंगे, इस पर भी तो नजर होगी। लेकिन अब कई सारे मुद्दे हैं जिनको 24 में हम देख रहे हैं कि बीजेपी उठाएगी। छत्तीसगढ़ में एक सवाल और नागेंद्र जी, उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में जब हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको क्या लगता है, बीजेपी जो है भूपेश साहब के कामों को लेकर लोकसभा में मुद्दा बनाएगी, या फिर परिवारवाद और गांधी परिवार को भी छत्तीसगढ़ में लेकर आएगी बीजेपी? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में अब परिवारवाद का मुद्दा उठने लगा है, और यहाँ जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों का अनाउंसमेंट किया है तो ये कहा है कि यादव परिवार से यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, गांधी परिवार से गांधी ही आगे प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जहां हर पीछे बैठे तीसरी चौथी पंक्ति के कार्यकर्ता को पहली पंक्ति में लाकर खड़ी कर दिया, ये प्रचारित करना शुरू कर दिया बीजेपी ने। नागेंद्र जी, बिल्कुल, ये इसकी बानगी भी है। जिस तरीके से उन्होंने 3 प्रदेशों में सबसे पीछे के लोगों को सहसा चौंका दिया है मुख्यमंत्री बना के, तो एक तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल तो पेश कर दिया है कि बीजेपी जो है उसका राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में किस तरीके की सोच है। वो परिवारवाद को खारिज करते हैं। दूसरी चीज, वो जात पात पे भी उन्होंने साफ उसको भी खारिज किया है। जनता उस चीज को स्वीकार रही है कि बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो वाकई में देश हित में है। तो इसका असर तो लोकसभा में स्वाभाविक रूप से दिखेगा। अब तैयारी यही होगी कि मुद्दे जो है वो बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड में बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कश्यप जी, राह आसान आपके लिए भी नहीं है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपने वंडर तो दिखा दिया है कि बहुत सुहाना है आगे का सफर, लेकिन उतना सुहाना है नहीं, क्योंकि सारी चीजें हैं आपके सामने, उसे पूरा करते हुए आगे 24 की तैयारी करनी है। और छत्तीसगढ़ में तो क्योंकि अब रमन साहब जब तक थे मुख्यमंत्री तब तक ये कहा जा रहा था कि बहुत स्ट्रांग संगठन है, फिर आपने साबित किया, हमने दोबारा से पकड़ बनाई छत्तीसगढ़ की जनता में, और लोकसभा के लिए और कड़ी मशक्कत के साथ आगे बढ़ना होगा। एक अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले परफॉर्मेंस आपने दिया था मोदी 2.0 के लिए, अब दोबारा से वही परफॉर्मेंस चाहिए भारतीय जनता पार्टी को आप कार्यकर्ताओं से। जी पारुल जी,
हमारे पास चुनौती जरूर है, क्योंकि चुनौती तो हमको सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो 86,000 करोड़ का जो कर्जा लेके छत्तीसगढ़ को जो कर्जा में डुबा दिया है, तो उससे उबारने में तो लगेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे मोदी जी का गारंटी हमारे साथ है और मोदी जी हमारे साथ है, इसलिए हमने जो संकल्प पत्र लाया उसको पूरा भी करेंगे। राज्य भी हैं सर, वहां पर तो आप ही की सरकार रही, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो हालात दूसरे राज्य में भी यही रहे जब आपके भी सीएम रहे, तो फिर कर्जे का आरोप एक ही पक्ष पर, एक ही उस वक्त की सरकार पर क्यों? खैर, तो आप कैसे करेंगे आप, ये देखना दिलचस्प होगा। उस कर्जे को भी पटाना है, उसके बाद नया काम भी करके दिखाना है, जो वादे किए हैं वो भी निभाना है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ एक छोटी सी टिप्पणी शुक्ला जी आपसे, कि कई सारी चीजें अब आपके सामने आ गई हैं। मैंने वही कहा कि अब बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा लगता है दोबारा से आपको उठाने वाली, और उस मामले में आप बैकफुट पर हैं। देखिए, जिनके आप और आप इंडिया अलायंस दूसरों के घर पे पत्थर ना मारे तो ज्यादा अच्छा है। मुझे तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बस इस सवाल का जवाब दे दे कि जय शाह ने कौन सी परीक्षा पार करके बीसीसीआई के अध्यक्ष पद प्राप्त किया है, कौन सी परीक्षा थी, अन्य लोग भी उसका फॉर्म भरना चाहेंगे। मुझे ये बता दें कि गोयल जी, अनुराग ठाकुर, नरोत्तम मिश्रा उनके बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे, शिवराज सिंह चौहान के बेटे, पहली लाइन छोड़ी दूसरी लाइन इन्होंने तैयार करना शुरू कर दी है। तो ये बेबुनियादी बात है कि ये परिवारवाद से ग्रसित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हम आपकी चिंता नहीं करते, हम चिंतन करते हैं, और वह भी आपका नहीं, हम जनता की मतों का चिंतन करते हैं। इसलिए हमारे मंच से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने 17 घोषणाएं करी थी, जिसके बाद आपने अपना घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें आपने हमारी घोषणाओं की नकल करी थी। ठीक है, कश्यप जी कह रहे हैं हमने पहले घोषणा पत्र दिया था, आपने बाद में दिया था। परिवारवाद का भी जवाब दे दें, कौन सी परीक्षा दी थी जय शाह ने, बता दें अमित शाह के सुपुत्र। नहीं, वो घोषणा पत्र वाली बात है। मिश्रा जी, परिवार, देखिए परिवारवाद का मतलब हमारे चाहे डॉक्टर रमन सिंह के बेटे हो या और अन्य नेता के बेटे, वो अपने योग्यता के दम पे अपने बोल लेने दीजिए जरा, उन्होंने अपना रास्ता चुना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरह गांधी का टोपी ओढ़ के प्रियंका वाड्रा को प्रियंका गांधी बना दोगे, राहुल गांधी को कौन सी परीक्षा दी? ये गांधी सरनेम का टोपी ओढ़ के आपने इस देश में अपने आप को गांधी का परिवार के नाम से देश के इसलिए हमने पहले ही अंदाजा लगाने की कोशिश की ये नहीं चल पाएगा, ये परिवारवाद है। हमारा सिर्फ हमारे पार्टी में देश में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा के साथ ही 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 के लिए पार्टियों की क्या रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, जहां छत्तीसगढ़ को भी मिल गया है नया मुख्यमंत्री। इसके पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने शपथ ली और अब छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू हो गया है। देखना होगा अब आगे किस तरह से राज्य को विकास की ओर लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री। जो वादे किए हैं वो भी पूरा करने, और साथ ही आप जो काम काज हैं उसके साथ ही जो वादे किए वो भी, और जिन दावों के साथ आप आए हैं उसको भी पूरा करना है। चुनौतियां बहुत हैं, कांटों का ताज, कांटों की कुर्सी मिली है इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि राज्य में कर्जा भी है और उस कर्जे के साथ साथ जनता को तमाम मुद्दे, उन योजनाएं जो आपने अनाउंसमेंट किए थे उनको भी पूरा करना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कितने खरे उतरते हैं अपने कामों को लेकर। और जाहिर है कि 24 की तैयारी है तो लोकसभा के लिए भी अभी से इन मुख्यमंत्रियों को जुटना भी होगा, जनता के बीच दिखाना होगा कि उनको अगर मौका दिया है दोबारा जनता ने तो उनके लिए वो सही निर्णय साबित हुए हैं, ताकि 24 के लिए ये फायदेमंद हो सके। वरना जनता नाराज तो 24 कैसे मिलेगा। बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।